जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैं आप लोगों को मुंशी प्रेमचंद्र जी की एक रचना कर्मभूमि भाग 1 सुनाने जा रही हूँ। हमारे स्कूलों और कॉलेजों में जिस तत्परता से फीस वसूल की जाती है, शायद मालगुजारी भी उतनी सख्ती से नहीं वसूली जाती। महीने में एक दिन नियत कर दिया जाता है, उस दिन फीस का दाखिला होना अनिवार्य है। या तो फीस दीजिए या नाम कटवाइए, या जब तक फीस न दाखिल हो रोज कुछ जुर्माना दीजिए। कहीं कहीं ऐसा भी नियम है कि उसी दिन फीस दुगनी कर दी जाती है, और किसी दूसरी तारीख को दुगनी फीस न दी जाए तो नाम कट जाता है। काशी के क्वींस कॉलेज में यही नियम था। 7वीं तारीख को फीस न दो तो 21वीं तारीख को दुगनी फीस देनी पड़ती थी या नाम कट जाता था। ऐसे कठोर नियमों का उद्देश्य इसके सिवा और क्या हो सकता था कि गरीबों के लड़के स्कूल छोड़कर भाग जाएं। वही हृदयहीन दफ्तरी शासन जो अन्य विभागों में है और शिक्षालयों में भी है, वह किसी के साथ रियायत नहीं करता। चाहे जहां से लाओ, कर्ज लो, गहने गिरवी रखो, लोटा थाली बेचो, चोरी करो, मगर फीस जरूर दो, नहीं तो दूनी फीस देनी पड़ेगी या नाम कट जाएगा। जमीन और जायदाद कर वसूल करने में भी कुछ रियायत की जाती है। हमारे शिक्षालयों में नरमी को घुसने ही नहीं दिया जाता। वहाँ अस्थायी रूप से मार्शल लॉ का व्यवहार होता है। कचहरी में पैसे का राज है, हमारे स्कूलों में भी पैसे का ही राज है। उससे कहीं कठोर, कहीं निर्दयी। देर में आइए तो जुर्माना, न आइए तो जुर्माना, सबक न याद हो तो जुर्माना, किताब न खरीद सको तो जुर्माना, कोई अपराध हो जाए तो जुर्माना। शिक्षालय क्या है, जुर्मानालय हो गया है। यही हमारी पश्चिमी शिक्षा का आदर्श है, जिसकी तारीफों के पुल बांधे जाते हैं। यदि ऐसे शिक्षालयों से पैसे पर जान देने वाले, पैसे के लिए गरीबों का गला काटने वाले, पैसे के लिए अपनी आत्मा बेच देने वाले छात्र निकलते हैं तो आश्चर्य है। आज वही वसूली की तारीख है। अध्यापकों की मेजों पर रुपए के ढेर लगे हैं। चारों तरफ खनाखन की आवाजें आ रही हैं। सराफे में भी रुपए की ऐसी झनकार कम ही सुनाई देती है। हर एक मास्टर तहसील का चपरासी बन बैठा हुआ है। जिस लड़के का नाम पुकारा जाता है, वह अध्यापक के सामने आता है और फीस देता है और अपनी जगह पर बैठ जाता है। मार्च का महीना है, इसी महीने में अप्रैल मई जून की फीस भी वसूल ली जाती है। इम्तिहान का फीस भी ले लिया जाता है। 10वें दर्जे में एक एक लड़के को 40 रुपए देने पड़ रहे हैं। अध्यापक ने 20वें लड़के का नाम पुकारा, अमरकांत। अमरकांत गैर हाजिर था। अध्यापक ने पूछा, अमरकांत नहीं आया? एक लड़के ने कहा, आए तो थे, शायद बाहर चले गए। क्या फीस नहीं लाया है? किसी लड़के ने जवाब दिया, नहीं दिया। अध्यापक की मुद्रा पर खेद की रेखा झलक पड़ी। अमरकांत अच्छे लड़कों में था। बोले, शायद फीस लाने गया होगा। इस घंटे में न आया तो दूनी फीस देनी पड़ेगी। मेरा क्या अख्तियार है। दूसरा लड़का चले, गोवर्धन दास सहसा। एक लड़के ने पूछा, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बाहर जाकर देखूं। अध्यापक ने मुस्कुराकर कहा, घर की याद आई होगी, खैर जाओ, मगर 10 मिनट के अंदर आ जाना। लड़कों को बुला बुलाकर फीस लेना मेरा काम नहीं। लड़के ने नम्रता से कहा, अभी आता हूँ, कसम ले लीजिए जो आते के बाहर जाऊं। यह इस कक्षा में संपन्न लड़कों में था। बड़ा खिलाड़ी, बड़ा बैठकबाज, हाजिरी देकर गायब हो जाता था तो शाम की खबर लाता था। हर महीने फीस की दूनी रकम जुर्माना दिया करता था। गोरे रंग का लंबा छरहरा शौकीन युवक था, जिसके प्राण खेल में बसते थे।
नाम था मोहम्मद सलीम। सलीम और अमरकांत दोनों पास पास बैठते थे। सलीम को हिसाब लगाने या तजुर्मा करने की अमरकांत के विषय में सहायता मिलती थी। उसकी कॉपी से नकल कर लिया करता था। इससे दोनों में दोस्ती हो गई। सलीम कवि था, अमरकांत उससे गजलें बड़े चाव से सुनता था। मैत्री का यह एक कारण था। सलीम ने बाहर जाकर इधर उधर निगाहें दौड़ाई। अमरकांत कहीं पता न था। जरा और आगे बढ़े तो देखा वह एक वृक्ष के आड़ में खड़ा था। पुकारा, अमरकांत, ओ बुद्धूलाल, चलो फीस जमा करो, पंडित जी बिगड़ रहे हैं। अमरकांत ने अचकन के दामन से आंखें पोंछ ली और सलीम की तरह आता हुआ बोला, क्या मेरा नंबर आ गया? सलीम ने उसके मुंह की तरफ देखा तो उसकी आंखें लाल थी। वह अपने जीवन में शायद ही कभी रोया हो। चौंक कर बोला, अरे तुम रो रहे हो, क्या बात है? अमरकांत सांवले रंग का छोटा सा दुबला पतला कुमार था। अवस्था 20 की हो गई थी पर अभी मसे भी न भीगी थी। 14-15 साल का किशोर सा लगता था। उसके मुंह पर एक वेदनामय दृढ़ता जो निराश से बहुत कुछ मिलती जुलती अंकित हो रही थी, मानो संसार में उसका कोई नहीं। इसके साथ ही उसकी मुद्रा पर कुछ ऐसी प्रतिभा, कुछ ऐसी मनस्विता थी कि एक बार उसे देखकर फिर भूल जाना कठिन था। उसने मुस्कुरा कर कहा, कुछ नहीं जी, रोता कौन है? आप रोते हैं? और कौन रोता है? सच बताओ, क्या हुआ? अमरकांत की आंखें फिर भर आई। लाख यत्न करने पर भी आंसू न रुक सके। सलीम समझ गया। उसका हाथ पकड़कर बोला, क्या फीस के लिए रो रहे हो? भले आदमी, मुझसे क्यों नहीं कह दिया? तुम मुझे भी गैर समझते हो? कसम खुदा की, बड़े नालायक आदमी हो तुम। ऐसे आदमी को गोली मार देनी चाहिए। दोस्तों से भी यह गैरियत। चलो क्लास में, मैं फीस दे देता हूँ। जरा सी बात के लिए घंटे भर से रो रहे हो? वह तो कहो मैं आ गया, नहीं तो आज जनाब का नाम ही कट जाता। अमरकांत को तसल्ली हुई तो हुई, पर अनुग्रह के बोझ से उसकी गर्दन दब गई। बोला, क्या पंडित जी आज मान न जाएंगे? सलीम ने खड़े होकर कहा, पंडित जी के बस की बात थोड़े ही है, यही सरकारी कायदा है। मगर हो तो तुम बड़े शैतान। वह तो खैरियत हो गई, मैं रुपए लेता आया था, नहीं खूब इम्तहान देते। देखो आज एक ताजा गजल, कहीं और पीठ सहला देना। आपको मेरी याद आई। खैर है, आज यह क्या याद आई? अमरकांत का व्यथित चित्त इस समय गजल सुनने को तैयार न था, पर सुने बगैर काम भी तो नहीं चल सकता। बोला, नाजुक चीज है। खूब कहा, मैं तुम्हारी जनाब की सफाई पर जान देता हूँ। सलीम, यही तो खास बात है भाई साहब, लफ्जों की झनकार का नाम गजल नहीं है। दूसरा शेर सुनो। फिर मेरे सीने में एक हूक उठी, फिर मुझे तेरी अदा याद आई। अमरकांत ने फिर तारीफ की, लाजवाब चीज है, कैसे तुम्हें ऐसे ऐसे शेर सूझ जाते हैं? सलीम हंसा, उसी तरह जैसे तुम्हें हिसाब और मजमून सूझ जाते हैं, जैसे एसोसिएशन से स्पीच दे लेते थे। आओ पान खाते हैं। दोनों दोस्तों ने पान खाए और स्कूल की तरफ चल दिए। अमरकांत ने कहा, पंडित जी बड़ी डांट बताएंगे, फीस ही तो लेंगे, और जो पूछे अब तक कहाँ थे तो कह देना फीस लाना भूल गया था। मुझसे न कहते बनेगा, मैं साफ साफ कह दूंगा तो तुम पिटोगे भी मेरे हाथ से। संध्या समय जब छुट्टी हुई और दोनों मित्र घर चले, अमरकांत ने कहा, तुमने आज मुझ पर जो एहसान किया है। सलीम ने उसके मुंह पर हाथ रखकर कहा, बस खबरदार, जो मुंह से एक आवाज भी निकाले, कभी भूल कर भी इसका जिक्र न करना।
आज जल से में आओगे? मजमून क्या है मुझे तो याद नहीं। अजी वही पश्चिमी सभ्यता है, तो मुझे 2-4 पॉइंट बता दो, नहीं तो मैं वहाँ कहूँगा क्या। बताना क्या है? पश्चिमी सभ्यता की बुराइयां हम सब जानते ही है, वही बयान कर देना। तुम जानते होगे, मुझे तो एक भी नहीं मालूम। यह तो एक तालीम ही है, जहाँ देखो वही दुकानदारी, अदालती की दुकान, इल्म की दुकान, सेहत की दुकान। इस एक पॉइंट पर बहुत कुछ कहा जा सकता है। अच्छी बात है, आऊंगा। अमरकांत के पिता लाला समरकांत बड़े उद्योगी पुरुष थे। उनके पिता केवल एक झोपड़ी छोड़कर मरे थे, मगर समरकांत ने अपने बाहुबल से लाखों संपत्ति जमा कर ली थी। पहले उनकी एक छोटी सी हल्दी की आढ़त थी। गुड़ और चावल की बारी आई। 3 बरस तक लगातार उनके व्यापार का क्षेत्र बढ़ता रहा। रुपए न जिसे कोई महाजन रुपए न दे, उसे वह बेखटके दे देते थे और वसूल भी कर लेते थे। उन्हें आश्चर्य होता था कि किसी के रुपए मारे कैसे जाते हैं। ऐसा मेहनती आदमी भी कम होगा। घड़ी रात रहे गंगा स्नान करने चले जाते और सूर्योदय के समय पहले विश्वनाथ जी के दर्शन करके दुकान पर पहुंच जाते। वहां मुनीम को जरूरी काम समझाकर तगादे पर निकल जाते और तीसरे पहर लौटते। भोजन करके फिर दुकान आ जाते और आधी रात तक डटे रहते। ये भी भीमकाय भोजन तो एक ही बार करते थे, पर खूब डटकर 200-250 मुकद्दर के हाथ अभी तक फेरते थे। अमरकांत की माता का उसके बचपन में ही देहांत हो गया था। समरकांत ने मित्रों को कहने सुनने से दूसरा विवाह कर लिया था। उस 7 साल के बालक ने नई माँ का बड़ा प्रेम से स्वागत किया, लेकिन उसे जल्द मालूम हो गया कि उसकी नई माता उसकी जिद और शरारतों को उस क्षमा दृष्टि से नहीं देखती जैसे उसकी माँ देखती थी। वह अपनी माँ को अकेला लाडला था। वह बड़ा जिद्दी और नटखट, जो बात मुंह से निकल जाती उसे पूरा करके ही छोड़ता। नई माता जी बात बात पर डांटती, यहाँ तक कि उसे माता से द्वेष हो गया। जिस बात को वह मना करती उसे वह अदबदा कर करता। पिता से भी ढीठ हो गया। पिता और पुत्र में स्नेह का बंधन न रहा। लाला जी जो काम करते बेटों को उससे अरुचि होती। वह मलाई के प्रेमी थे, बेटे को मलाई से अरुचि थी। वह पूजा पाठ करते, बहुत ये लड़का उससे ढोंग समझता था। वह पहले सिर के लोभी थे, लड़का पैसे को ठिकरा समझता था। मगर कभी कभी बुराई से भलाई पैदा हो जाती है। पुत्र सामान्य रीति से पिता का अनुगामी होता था। महाजन का बेटा महाजन, पंडित का बेटा पंडित, वकील का बेटा वकील, किसान का बेटा किसान होता था। मगर यहाँ इस द्वेष ने महाजन के पुत्र को महाजन का शत्रु बना दिया। जिस बात पर पिता ने विरोध किया वह पुत्र के लिए मान्य हो गई। जिसको सराहा वह त्याज्य हो गया। महाजनी के हथकंडे और षड्यंत्र उसके सामने रोज ही रचे जाते थे। उसे उस व्यापार से घृणा होती थी। इसे चाहे पूर्व संस्कार कह लो, पर हम तो यही कहेंगे कि अमरकांत के चरित्र का निर्माण पिता द्वेष के हाथों हुआ। खैरियत यह हुई कि उसमें कोई सौतेला भाई न हुआ, नहीं शायद वह घर से निकल गया होता। अमरकांत अपनी संपत्ति को पुत्र से ज्यादा मूल्यवान समझते थे। पुत्र के लिए तो संपत्ति की कोई जरूरत न थी, पर संपत्ति के लिए पुत्र की जरूरत थी। विमाता की तो इच्छा यही थी कि उसे वनवास देकर अपनी चहेती नैना के लिए रास्ता साफ कर दे, पर समरकांत इस विषय में निश्चल रहे। मजा यह था कि नैना स्वयं भाई से प्रेम करती थी और अमरकांत के हृदय में अगर घर वालों के लिए कहीं कोमल स्थान था तो वह नैना के लिए था।
नैना की सूरत भाई से इतनी मिलती जुलती थी जैसे सगी बहन। इस अनुरूपता ने उसे अमरकांत के और भी समीप कर दिया था। माता पिता के इस दुर्व्यवहार को वह स्नेह के नशे में भुला दिया करता था। घर में कोई बालक न था और नैना के लिए किसी साथी का होना अनिवार्य था। माता चाहती थी नैना भाई से दूर रहे। वह अमरकांत को इस योग्य न समझती थी कि वह उनकी बेटी के साथ खेले। नैना की बाल प्रकृति इस कूटनीति के झुकाए न झुके। भाई बहन में यह स्नेह यहाँ तक बढ़ा कि अंत में विमातृत्व ने मातृत्व को भी परास्त कर दिया। विमाता ने नैना को भी आंखों से गिरा दिया और पुत्र की कामना के लिए संसार से विदा हो गई। अब नैना घर में अकेली रह गई। समरकांत बाल विवाह की बुराइयां समझते थे, अपना विवाह भी न कर सके। वृद्ध विवाह की बुराइयां भी समझते थे। अमरकांत का विवाह करना जरूरी हो गया। अब इस प्रस्ताव का विरोध कौन करता? अमरकांत की अवस्था 19 साल से कम न थी, पर देह और बुद्धि को देखते हुए अभी किशोरावस्था ही में था। देह का दुर्बल, बुद्धि का मंद। पौधे को कभी मुक्त प्रकाश न मिला, कैसे बढ़ता कैसे फलता। बढ़ने और फलने के लिए कुसंगति और असंयम में निकल गए। 10 साल पढ़ते हो गए थे और अभी ज्यों के त्यों 8वें में पहुंचा था। किंतु विवाह के लिए यह बातें नहीं देखी जाती। देखा जाता है धन, विशेषकर उसकी बिरादरी में जिसका उम्र ही व्यवसाय हो। लखनऊ के एक धनी परिवार से बातचीत चल पड़ी। समरकांत की तो लार टपक पड़ी। कन्या के घर में विधवा माता के सिवा निकट का कोई संबंधी न था और धन की कहीं था नहीं। ऐसी कन्या बड़े भागों से मिलती है। उसकी माता ने बेटे की साध बेटे से पूरी की थी। त्याग की जगह भोगशील की जगह तेज कोमल की जगह तीव्र का संस्कार किया था। सिकुड़ने और सिमटने का उसे अभ्यास न था और वह युवक प्रकृति की युवती ब्याही गई। युवती प्रकृति के युवक से, जिसमें पुरुषार्थ का कोई गुण नहीं। अगर दोनों के कपड़े बदल दिए जाते तो एक दूसरे का स्थापना हो जाती। दबा हुआ पुरुषार्थ का अस्तित्व है। विवाह हुए 2 साल हो चुके थे, पर दोनों में कोई सामंजस्य न था। दोनों अपने अपने मार्ग पर चले जाते थे। दोनों के विचार अलग अलग, व्यवहार अलग, संस्कार अलग। जैसे 2 भिन्न जलवायु के जंतु एक पिंजरे में बंद कर दिए गए हों। हाँ, तभी अमरकांत के जीवन में संयम और प्रयास की लगन पैदा हो गई थी। उसकी प्रकृति में जो ढीलापन, निर्जीवता और संकोच था, वह कोमलता के रूप में बदलता जाता। अभ्यास में उसे अभिरुचि हो गई थी। हालांकि लाला जी अब उसे घर में धंधे में लगाना चाहते थे। वह तारवार पढ़ लेता था और इससे अधिक योग्यता की उनके समझ में जरूरत न थी। पर अमरकांत उस पथिक की भांति जिसने दिन विश्राम में काट दिया हो, अब अपने स्थान पर पहुंचने के लिए दूने वेग से कदम बढ़ाए चला जाता था। जय हिंद, जय भारत। अगले भाग में हम आपसे फिर मिलते हैं।